हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 धारा विद्युत। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। यदि आपने लास्ट वीडियो में किरचॉफ के दोनों नियम अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो ये आपको जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। तो किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सन 1842 में वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे उनके नाम के आधार पर ही हम क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ओके, सिंपल सा है, आपको ज्यादा चीजें फोर्स नहीं करनी है, समझना बस है ध्यान से। किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक व्हीटस्टोन सेतु ने सन 1842 में एक सिद्धांत दिया, जिसे उनके नाम के आधार पर हम क्या कह देते हैं, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत। अब इस सिद्धांत का जो स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने जो दिया, सेतु संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। आपको वर्डिंग में ध्यान देना है और इसी को क्या करना है, याद रखना है। सिंपल सा एक बार और मैं दोहरा देता हूं। सेतु संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो जाता है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का जो स्टेटमेंट है वो। अब यदि हम मान लें कि माना चतुर्भुज की चार भुजाओं में चार प्रतिरोध P, Q, R, S जुड़े हुए हैं, तो सेतु संतुलन की स्थिति में जो P और Q का अनुपात होता है वह किसके बराबर होता है, R/S के। और यही हो जाता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब इसमें जो वर्डिंग यूज हुई है वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं एक एक से। आप ध्यान से देखते जाइएगा और सुनते जाइएगा बस। तो इसका जो सूत्र स्थापना करने आता है, सिंपली यदि आपको व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत लिखने आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ये फिगर बनाना है और यहां तक आपको कंप्लीट करना है थ्योरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा सिंपली, है ना। यदि आपको क्या पूछता है, ओनली व्हीटस्टोन सेतु प्रिंसिपल पूछता है, तो आपको कहां तक करना है, जितना मैंने अभी बताया यहां तक करना है आपको, और इस डायग्राम को बना देना है। अब यदि बोलता है कि व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, तब आपको इस प्रकार से आगे कर लेना है। तो होता क्या है कि इस प्रकार का एक अरेंजमेंट बनता है। चतुर्भुज लेते हैं हम ABCD और उसकी चार भुजाओं AB, BC, AD और CD में हम चार प्रतिरोध P, Q, RS क्रमशः कह देते हैं, जोड़ देते हैं। और उसके जो भुजा AC होती है उसमें एक सेल और एक कुंजी K1 लगा जोड़ कनेक्ट कर देते हैं, और भुजा BD में एक धारामापी G और कुंजी K2 लगा देते हैं। ओके, अब होता क्या है कि जो सेल से प्रवाहित धारा है वह क्रमशः I1, I2, I3, I4 में इसमें बढ़ जाती है, और धारामापी में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, IG। अब सेतु जब बैलेंस करने, ये जो एक जो ब्रिज बना, ये जो डायगोनल है आपका, है ना, BC, BD, इसके कारण यह एक ब्रिज की जरूरत दिखता है, इसलिए हमें ये सेतु भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सेतु भी बोलते हैं ना। सेतु मतलब क्या होता है, ब्रिज। अब सेतु संतुलन की कंडीशन में क्या होता है कि जो धारामापी में प्रवाहित धारा IG का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब धारामापी में धारा प्रवाहित होती ही नहीं है। तो ये हो जाता है आपका सेतु संतुलन की स्थिति। आपको याद रखना है, सेतु संतुलन की स्थिति में धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब धारामापी में विक्षेप नहीं होता है। तो इस थ्योरी को हमने कंसीडर कर लिया है कि माना चतुर्भुज ABCD की चार भुजाओं AB, BC, AD और DC में चार प्रतिरोध क्रमशः P, Q, RS जुड़े हुए हैं। ओके, बिंदु A एंड C के बीच, विकर्ण AHC के बीच एक सेल E और कुंजी K1 लगी हुई है, तथा विकर्ण BD के बीच एक धारामापी G और कुंजी K2 लगी हुई है। और आपको ध्यान से सुनना हो और इसी थ्योरी को आपको एग्जाम में लिखना है। सेल E से प्रवाहित धारा I है, जो क्रमशः I1, I2, I3 और I4 में बढ़ जाती है। धारामापी में प्रवाहित धारा क्या है, IG है। अब सेतु संतुलन की स्थिति में धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए क्या होता है, IG का मान क्या होता है, शून्य होता है। मतलब सेतु संतुलन की स्थिति में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता और उसमें प्रवाहित धारा IG का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये आपको याद रखना है। और इसी थ्योरी को हमने ये लिखा हुआ है। आपको यदि आपने थ्योरी सुनी है अच्छे से, तो आप ये थ्योरी आप सारी लिख सकते हैं, है ना। अब क्या होता है,
हमें यहाँ पर किरचॉफ के नियम यूज करना है। तो सबसे पहले हम किरचॉफ का नियम बिंदु बी पर लगाएंगे, फिर बिंदु डी पर लगाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। तो किरचॉफ का प्रथम नियम सबसे पहले हम बिंदु बी पर लगाएंगे, फिर बिंदु डी पर लगाएंगे। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार यदि हम सेतु संतुलन की स्थिति में लगाएं तो बिंदु बी पर हम देख रहे हैं कौन कौन सी धारा मिल रही है, I1, I2 और IG। और चूंकि सेतु संतुलन में IG का मान क्या है, 0 है, तो I1 क्या हो जाएगा आपका, ये I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2। क्योंकि किरचॉफ का जो नियम है पहला वो क्या बोलता है, संधि स्थल पर प्रवेश करने वाली धाराओं और संधि स्थल से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, क्या होती है, बराबर होता है। तो यहाँ पर I1 धारा किसके बराबर हो जाएगी, I2 की, क्योंकि ये किरचॉफ का प्रथम नियम हमें कहता है। तो हमने बिंदु बी पर सबसे पहले किरचॉफ का नियम जब अप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, सेतु संतुलन की स्थिति में जब IG का वैल्यू 0 था तो I1 इक्वल टू I2। इक्वेशन नंबर हम इसे क्या दे देंगे, 1। फिर हम बिंदु डी पर यदि किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I4। और IG हम क्यों कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि सेतु संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या है, 0 है। तो इस प्रकार संधि स्थल में आने वाली धारा संधि स्थल से दूर जाने वाली धारा से क्या होती है, बराबर होती है। तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I4। तो ये आ जाएगा आपका बिंदु डी पर जब हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं तो I3 इक्वल टू I4। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे हम किस पे, बंद परिपथ ABDA में, है ना। किरचॉफ के द्वितीय नियम बंद परिपथ ABDA में, वो भी सेतु संतुलन की स्थिति में। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो धारा और उसका संगत प्रतिरोध होता है, इनके गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको ये याद रखना है इसमें कि I1P इक्वल टू किसके बराबर होगा, I3R के, है ना। क्योंकि अब यहाँ पर सेल तो लगा नहीं है तो उसका EMF होगा, EMF होता तो हम इक्वल में उसको लिख देते। अब यहाँ पर हम क्या होते हैं, जो हमारा सेल हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो I1P मिलता है, ये आते हैं यहाँ पर तो IG मिलता है। बट सेतु संतुलन की स्थिति में IG का मान 0 होता है, इसलिए इसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ हम D से A की ओर जब आ रहे हैं ऐसा करके परिपथ, तो हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए इसको क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। और ये माइनस साइन इक्वल किस साइड आ जाएगा, तो हमारा जो ये रिलेशन आता है वो क्या हो जाता है, ये I1P इक्वल टू I3R। ओके, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हम जो आपका बंद परिपथ है BCDB, इसमें भी हम सिमिलर, अब समझ में आ गया यदि आपने इस बात को समझ लिया इस साइड को, तो ये भी समझ में आ गया। I2Q इक्वल टू हमें क्या लिखना है, I4S। संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0। तो ये हो जाता है आपका दूसरा पॉइंट, इसे दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, 4 दे देंगे, है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा I1P बटे I2Q और I3R बटे I4S। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमने देखा I1 I2 के इक्वल है, I3 I4 के इक्वल है। तो हम यहाँ I2 की जगह I1 पुट कर देंगे और I4 की जगह I3 पुट कर देंगे। ये कैंसिल हो जाएंगे, आपका क्या बचेगा, P बटे Q इक्वल टू R बटे S। तो यही हो जाता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जिसे आपको एक दो बार वीडियो देखकर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं, इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को उनके अकॉर्डिंग ही किया हुआ है ना। थैंक यू।